So, first of all, the daily ritual. Very good morning, all of you. Good morning, good morning. हाँ. अरे बाप रे, इतना सारा, फिर अपना फाइनल अकाउंट्स खत्म नहीं होगा भाई. ठीक है, चलो. ओके, तो आज एवरीवन, यस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये जंबो क्वेश्चन. मतलब आज नहीं, आज ये शुरू हो रहा है ना. आज ये शुरू हो रहा है. अब आपके कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है. अगर आप सब लोग स्पीड मेंटेन करो तो हम लोग इसे 2 दिन में खत्म कर लेंगे. और अगर स्पीड नहीं रहा, अरे नहीं सर, टाइम नहीं मिला सर, नींद आ गई सर, याद नहीं रहा सर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लग सकता है. ठीक है, लेकिन हम चाहे तो 2 दिन में खत्म बिल्कुल कर सकते हैं इसे. व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट? मैं पहले इसका बैकग्राउंड दे दूं आपको. दिस क्वेश्चन इज व्हाट आई कॉल एज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चन. इसकी मदद से हमारे कॉन्सेप्ट्स कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली जो मैं बहुत दिनों से तारीफ किए जा रहा हूं इस क्वेश्चन की, ये वही क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल आइडिया आ जाएगा हम लोगों को किस तरह से चीजें वर्क करते हैं. ऑलराइट, लेकिन मैं एक चीज इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कहूंगा. क्या बोल रहा हूं? उसी में, हाँ. मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा आप लोगों को. देखो, जैसे कभी आप लोग ऐसे ही ट्रैकिंग वेकिंग, मतलब ऐसे पहाड़ चढ़ने के किसी ऐसे एडवेंचर पे गए हो? कभी गए हो? हाँ. उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब पहाड़ हम लोग चढ़ रहे होते हैं, एट दैट मोमेंट हमें ऐसा फील होता है कि भाई नहीं यार, नहीं चढ़ते यार, नहीं हो पाएगा, अरे यार नहीं होगा यार, ऐसा फील होता है. लेकिन अगर हम लोगों ने चढ़ लिया, एंड में जो वो व्यू मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो अलग ही होती है. बराबर. तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. ये जर्नी लंबा है. इसको मैं आपको जर्नल प्रॉपर में लिखने लगाऊंगा, कैश बुक में लिखने लगाऊंगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, फिर उसके लेजर पोस्टिंग, फिर वहां से ट्रायल बैलेंस, फिर वहां से फाइनल अकाउंट्स. इतना लंबा जर्नी है कि एक फेज ऐसा आएगा जब आपके मन में भी ऐसा आएगा कि छोड़ना यार, नहीं करते ना यार, अरे यार तू कर ले यार, मैं नहीं करता यार. ये आएगा आपको. ठीक है, जिसने इसे कंप्लीट किया वो एंड में उसको एक अलग ही खुशी मिलेगी. वो जो एंड करेगा उसी को समझ में आएगा और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक प्रो लेवल पे पहुंच जाएगा. ठीक है, जो इसको एंड नहीं करेंगे वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे. ठीक है, तो मैं सब लोगों को एक ही बात कहूंगा कि बीच में कितना भी अनिच्छा आए, अनिच्छा, ठीक है, अपनी तरह से पूरे डटे रहना और इसको खत्म करना. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन देन. सो आपको दिख रहा है वहां पे पूरे कुछ ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस में ऑब्जर्वेशन बाय ऑडिटर, इसको अभी कोई देखना भी मत. ऑब्जर्वेशन बाय ऑडिटर साथ में देखेंगे अपन एंड में. ठीक है, ऑडिट एंड में हो रहा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन बाय ऑडिटर एंड में होगा. हम लोग पहले 18 ट्रांजैक्शंस को देखने वाले. 18 ट्रांजैक्शंस को हम लोग लिखने वाले हैं इन डिफरेंट जर्नल, लेजर, ये सब जगह पे लिखने वाले अपन. राइट, लेट्स बिगिन देन. सबसे पहला, in Jan, Mr. Abhi started business by introducing cash, rupees 5 lakhs, furniture worth 40,000 and computer worth 60,000. ये सब चीजें यहाँ पे. अब जरूरी है क्या कि कैपिटल में सिर्फ कैश ही लाए? एसेट भी ला सकते हैं. मुझे बताइए इसका जर्नल एंट्री से बताओ मुझे क्या होना चाहिए. कंबाइंड एंट्री बता दो. चलो, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख. फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 40,000. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 60,000. और कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट? 6 लाख. बराबर, ये एंट्री होनी चाहिए. बराबर. अब ये एंट्री में अगर मैं सब्सिडरी बुक में लिख रहा हूं तो जरा आराम से सोच के देखना. सब्सिडरी बुक में क्या ये सब कुछ कैश बुक में आएगा? तो क्या ये सब कुछ परचेस बुक में आएगा? कहां आएगा? सोच के देखना. यस, सिर्फ 5 लाख वाला कैश, ये कैश बुक में आएगा. और बाकी का फर्नीचर और कंप्यूटर ये आएगा जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, चलो आपके पास सब है वहां पे, सिर्फ आपको पेजेस पलटाने हैं. ओके, चलो पेजेस पलटाते हुए चलो. अभी सबसे पहले आ जाओ कैश बुक में. इन द बुक्स ऑफ Mr. Abhi,
ये कौन सा कैश बुक है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसे मैं कहां लिखूं? कैश बुक के डेबिट पे लिखूं कि क्रेडिट पे लिखूं? डेबिट में। कौन से कॉलम में? कैश के कॉलम में। कैश के कॉलम में मैं लिख दूंगा 5 लाख रुपए। ओके, डेट क्या है? दिया है क्या? 1 जैन। ओके, पर्टिकुलर्स में लिख दूंगा 2 कैपिटल। ओके, ये पूरे चीज में मैंने जानबूझ के कहीं पे भी पेज नंबर्स नहीं डाले, ठीक है, क्योंकि ये मेहनत भी हमें करना पड़ता है, इसलिए ये पेज नंबर्स वाला काम भी हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग वो पहली बार जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो कॉलम का इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे एक LF करके दिख रहा है, अब वो क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहली बात, मैंने ये जर्नल एंट्री तो पास किया 5 लाख का, बाकी नहीं किया अभी तक, लेकिन कहने से कि मैंने लेजर पोस्टिंग भी कंप्लीट कर लिया, मैंने कैश अकाउंट में पोस्टिंग भी कर लिया। कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, लेकिन कैपिटल में पोस्टिंग हुई क्या? नहीं, तो मुझे लेजर में जाना होगा, बराबर। चलो पेजेस पलटा के लेजर में आ जाओ। लेजर में मैंने एक ही पेज में 2-2 लेजर बना के रखे, अदरवाइज और बहुत ज्यादा पेजेस लग जाते, तो इसलिए लेजर फोलियो नंबर लिखते हुए चलेंगे हम लोग। अदरवाइज कई बार एक पेज में एक ही अकाउंट बनाया जाता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पे उतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कई बार तो एक ही अकाउंट के 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो खैर मैं यहां पर ऐसा लेजर फोलियो कॉलम में लिख देता हूं 1, लेजर फोलियो कॉलम में लिख दिया 1। इन द बुक्स ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अभी यहां पे लिखो ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में कहां लिखूं? ऑन द क्रेडिट साइड, बराबर। 1 अप्रैल बाय कैश। ओ, मैंने अप्रैल लिख दिया, सॉरी। अभी अप्रैल फूल्स डे आ रहा है ना, ठीक है। सो बाय कैश 5 लाख, ठीक है, लिख लिया। चलो ठीक है, ध्यान से हर एक बार मुझे यही देखना है कि एक डेबिट तो एक क्रेडिट, ये बराबर हो रहा है कि नहीं, शुरू से देखते हुए चलेंगे। क्या मैं कह सकता हूं कैश में डेबिट हुआ 5 लाख? क्या मैं कह सकता हूं कैपिटल में क्रेडिट हुआ 5 लाख? ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल बुक इज लेजर, ठीक है। जरा इधर उधर अगर हो भी क्या, अल्टीमेटली प्रिंसिपल बुक में अगर सब सही है तो आगे भी सब सही रहेगा। सो मेन थिंग इज प्रिंसिपल बुक। कैश में डेबिट हुआ, कैपिटल में क्रेडिट हुआ, फाइन, डन, ये हो गया। अब इसका रेफरेंस देना है मुझे। कैसे रेफरेंस दूंगा? देखो यहां पे जर्नल फोलियो दिख रहा है, कैश बुक का कहने से ये पेज नंबर 1 था, तो मैं यहां लिखूंगा पेज नंबर 1। जैसे मैंने कैश लिखा, मुझे समझ में आएगा कि ये कैश बुक में है। कैश बुक के कौन से पेज में है? तो मैंने वहां पे रेफरेंस के लिए लिख दिया पेज नंबर 1, ठीक है। और इसी तरह से मैं कैश बुक में आ रहा हूं। कैश बुक में यहां पे ऊपर लिख के रखना कैश बुक का पेज नंबर 1। यहां पर मैं पेज नंबर क्यों नहीं दिया, ये बात समझो सब लोग। ये एक बुक फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं पेज नंबर यहां पे अलॉट कर देता, सबने वर्ड कभी ना कभी यूज किया होगा, अगर मैं डाल देता तो सारे जर्नल प्रॉपर एक तो सब कुछ सीरियली एक एक करके आ जाता, फिर थोड़ा सा दिक्कत जाता था अपने को। तो मैंने कहा कि हम लोग पेज नंबर मैन्युअली इंसर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे पेज नंबर मैंने डाला ही नहीं किसी भी पेज में, ठीक है। तो कैश बुक का पेज नंबर 1 है ये, ऑलराइट। मैं यहां पर लिखते वक्त क्या लिख रहा हूं? कैपिटल अकाउंट का लेजर फोलियो रेफरेंस। कैपिटल अकाउंट भी कौन सा लेजर फोलियो था? लेजर फोलियो 1। ये क्रॉस रेफरेंस है। जब मैं यहां देख रहा हूं तो मुझे यह मालूम है कि दूसरे बुक में कहां लिखा हुआ है। गेटिंग मी? या आपके बुक में भले ही एक साथ दिख रहा है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये अलग अलग बुक बनते हैं। कैश बुक एक अलग बुक होता है, जर्नल प्रॉपर एक अलग बुक होता है, लेजर एक अलग बुक होता है, बराबर। चलो ठीक है, ये लिखना हो गया सबका। अब इसी के बाद एक और था, उसे कहां लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है ना। फर्नीचर और कंप्यूटर,
आ जाओ जर्नल प्रॉपर में। जर्नल फोलियो 1, ठीक है, 1 Jan, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर ही था ना, टू कैपिटल अकाउंट। कितने का फर्नीचर था? 43,000। कितने का कंप्यूटर था? 7,000। और कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 1,00,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर एंड कंप्यूटर introduced in business by Mr. Abhi। ठीक है, ये सब चीजें कुछ नया नहीं है आपके लिए, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूं कहां लिखना क्या है, बाकी ये आपको मालूम है, इसलिए कोई रुकना मत, फटाफट भागे जाओ। ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगा उसके बाद ही आप लिखोगे, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और हां, अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ डाउट हो तो रुक जाना, मेरे लिखने के बाद ही लिखना, ठीक है। चलो बढ़ते जाओ आगे सब लोग। लेजर में पोस्ट करना होगा, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, हर एक ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होता है और इमीडिएटली उसको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब लेजर में हम लोग आएंगे, मुझे ये तो मालूम है कि लेजर में पेज नंबर लेजर फोलियो 1 में कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा फर्नीचर और कंप्यूटर अकाउंट। तो लेजर फोलियो 2, इसमें मैं बना देता हूं फर्नीचर अकाउंट, और लेजर फोलियो 3, इसमें मैं बना देता हूं कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर के डेबिट में लिखता हूं 1 Jan टू कैपिटल, ठीक है, 40,000। जर्नल फोलियो पेज कौन सा था? 1। ये जर्नल के कौन से पेज में था? 1। इसी तरह से कंप्यूटर के डेबिट में 1 Jan टू कैपिटल, ठीक है, 60,000। जर्नल फोलियो का पेज नंबर 1, ठीक है। क्या मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों कर दिया? क्या मैंने डेबिट क्रेडिट लेजर में दोनों कर दिया? नहीं, सिर्फ डेबिट किया भाई। फर्नीचर और कंप्यूटर डेबिट हुए, कैपिटल क्रेडिट कहां हुआ? करना पड़ेगा। आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। 1 Jan बाय फर्नीचर, जर्नल फोलियो 1 40,000, और यहां पर भी बाय कंप्यूटर, जर्नल फोलियो 1 60,000। जर्नल प्रॉपर में वापस आके फर्नीचर का लेजर फोलियो नंबर लिखा 2, कंप्यूटर का लिखा 3। गॉट इट? प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही फर्क होता है, जो मैं करना चाहता था, लेकिन देखते धीरे धीरे शायद ये अगले बैचेस में मैं लाऊं। आप लोगों के बैच में इतना ही कर पाया। इसके बाद जो मेरा इरादा है वो ये है कि आपके हाथ में जाएगा वाउचर फाइल। यू विल बी हैविंग अ वाउचर फाइल, और वो वाउचर से हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट प्रैक्टिकल आइडिया। इस बार उतना नहीं हो पाया, इसलिए सिर्फ मैंने ट्रांजैक्शंस दिए, ठीक है। चलो, नहीं ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये इसके पहले भी हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ओके। नहीं, इस बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बुक के चक्कर में ये सब नहीं हो पाया। चलो, लेट्स मूव ऑन। अकाउंटिंग वर्ल्ड इज अ बिग वर्ल्ड, देयर इज लॉट टू लर्न, लॉट, और इतना सब सीखना आसान नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है।
चलो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जितना हो सके प्रैक्टिकल आइडिया दूं। बोलो। हाँ, फर्नीचर अकाउंट में आप लिखोगे कि जर्नल एंट्री कौन से पेज में हुआ है। जर्नल में लिखोगे लेजर का पेज नंबर, लेजर में लिखोगे जर्नल का पेज नंबर। हाँ, संभाल के। अच्छा, लिखते वक्त अगर कोई कुछ गलती कर दो तो मुझे बताना। क्यों कह रहा हूं ऐसा? कोई किसी एक की गलती से हम सब लोग डिस्कस कर लेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ समझ रहे हो? लिखते वक्त गलती, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वाले एरर्स, समझ रहे हो? तो मुझे बता देना। हाँ, ईमानदारी से। गलती हुआ कोई बात नहीं, उससे सब लोग सीखेंगे हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला ट्रांजैक्शन है इन द सेम मंथ करंट अकाउंट ओपन विथ एसबीआई बाय डिपॉजिटिंग 25,000। एंट्री क्या होगा इसका? टू बी स्पेसिफिक एसबीआई। चलो एसबीआई बोल देते, एक से ज्यादा अकाउंट भी खुल सकते हैं भाई। तो एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 25,000। कॉन्ट्रा एंट्री कहां आएगा? कैश बुक। आ जाओ भैया कैश बुक में। ऑन द सेम डे 1 जैन, ठीक है। एसबीआई में पैसे आ रहे हैं तो एसबीआई को डेबिट करूंगा 25,000, बराबर। यहां क्या लिखूं पर्टिकुलर्स में? टू कैश, बराबर। ठीक है, जरा सोच के देखो रेक्टिफिकेशन के ट्रांजैक्शन, क्या ये लिखते लिखते गलती नहीं हो सकती हमसे? तो वही है, वही रेक्टिफिकेशन में देखते हो आप लोग। ठीक है, ओके। किस में डेबिट में हो? क्या? हाँ, कैश के क्रेडिट में, बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। अभी मैंने बैंक को डेबिट किया, एसबीआई को डेबिट किया। आप यहां पे देखो, मैंने एसबीआई को डेबिट किया है, बराबर। अब मैं कैश को क्रेडिट करूंगा, ठीक है। कैश के क्रेडिट में, ये मेरी आदत है, आप लोग चाहो तो दूसरे तरीके से लिखो। मेरी आदत है कि कॉन्ट्रा एंट्री एक ही लाइन में लिखता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे बाजू में लिख रहा हूं 1 जैन, कैश कॉलम में लिख रहा हूं 25,000 और यहां लिख रहा हूं बाय एसबीआई। ठीक है, दिस वॉज कैश बुक पेज नंबर 1, राइट। अब मुझे बताओ लेजर में कैश अकाउंट कहां बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, एसबीआई अकाउंट कहां बनेगा? एसबीआई, ये भी नहीं बनेगा। यस, ये यहीं पे हो गया ना। तो यहां जर्नल भी हो गया, यहां पोस्टिंग भी हो गया। क्या कोई और पेज नंबर रेफर करने के लिए है? तो इसीलिए मुझे यहां पे बताना है कि भाई साहब इसका ऑल्टरनेट, इसका सेकंड इफेक्ट कहां है? तो मैं लिखूंगा सी। सी कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट बोले तो ऑपोजिट देखो, ठीक है। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां है? ऑपोजिट पे देख लो, ये रहा ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट कहां है? यहां पे सी लिख के रखा। दैट सी रिप्रेजेंट्स कि इसका सेकंड इफेक्ट किसी और बुक में नहीं है, इसका सेकंड इफेक्ट बाजू में ही है, ऑपोजिट साइड। गेटिंग मी? ठीक। फिर से एक बात तसल्ली कर लो, बैंक डेबिट हुआ के बराबर, कैश क्रेडिट हुआ के बराबर। चलो आगे बढ़ जाओ। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जब मैं बोल रहा हूं ना बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, तो लेजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये पहले दो हो गए हमारे। तीसरा, ऑन Feb 1 लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई 20 लाख एट 10.5% इंटरेस्ट, ठीक है। एंट्री क्या होना चाहिए इसका? पहले लोन के फॉर्म में लिए, एंट्री क्या होनी चाहिए? अब यहां ये स्पेसिफाइड नहीं कि पैसे कैश में मिले कि बैंकिंग मोड में मिले, लेकिन कुछ नहीं बोला रहता है तो कैश में नहीं, इतना बड़ा अमाउंट है देखो। और लोन के ट्रांजैक्शंस यूजुअली स्पीकिंग कैश में कभी नहीं मिलता है, हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है या चेक वगैरह में मिलता है। तो ये बैंकिंग मोड से ही मिला होगा, ठीक है। तो क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट। अरे तो एसबीआई का अकाउंट खोला है ना अपन ने, उसी पे लिख देते, क्या हुआ? फर्क है क्या?
एक जगह एसबीआई इज प्लेइंग डिफरेंट रोल, जहां पे मेरा करंट अकाउंट है, और एक दूसरा रोल है जहां पे लोन अकाउंट है. आई हैव टू क्रिएट 2 डिफरेंट अकाउंट्स. ठीक है, तो ये कैश बुक में ही लिखना पड़ेगा मुझे. आ जाओ कैश बुक में. डेट क्या था? 1st of Feb. आई थिंक एसबीआई डेबिट हो रहा है 25 लाख से. सो एसबीआई को डेबिट में लिख देता हूं मैं 25 लाख. ठीक है, और यहां लिख देता हूं 2. अच्छा 20 लाख है, सॉरी 20 लाख. अब जरा सोचो आराम से, सिर्फ एक बात देख लो. मैंने गलती से यहां पे 25 लाख लिख दिया, लेकिन आपने मुझे इमीडिएटली बता दिया. आप ट्रायल बैलेंस बनने तक वेट नहीं कर रहे थे, आपने मुझे इमीडिएटली बता दिया सर 20 लाख है. समझ रहे हो, ऐसा ही प्रैक्टिकली भी हो सकता है, राइट? तो अगर मैंने 25 लिख दिया होता, यहां तो मैंने मिटा के लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करता. प्रैक्टिकली क्या करता, अगर मैंने 25 लाख लिख दिया यानी 5 लाख ज्यादा लिख दिया, तो मैं क्या करता, सेम एंट्री ऑपोजिट साइड में लिख देता 5 लाख. समझ रहे हो बात को? तो 25 से 5 माइनस होकर 20 लाख पे पहुंच जाता. समझे? ठीक है, यहां क्या लिखूं, एसबीआई लोन टू एसबीआई लोन. एंट्री क्या कर रहा हूं मैं, एसबीआई अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं और एसबीआई लोन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं. क्या ये दोनों अकाउंट लेजर में बन चुके हैं? एसबीआई तो यही बन गया, एसबीआई लोन बनाना पड़ेगा. चलो बनाते हैं, लेजर में आ जाओ. लेजर फोलियो नंबर 4, एसबीआई लोन अकाउंट. ठीक है, कहां लिखो, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. डेबिट तो कर चुका हूं मैं, है ना? 1st Feb बाय एसबीआई. कैश में नहीं आया ये पैसा. हाँ तो बैंक लिखो ना, एसबीआई लिखो या बैंक लिखो. एसबीआई क्या है? बैंक. यस, कितना अमाउंट? 20 लाख रुपए. इंटरेस्ट अभी नहीं, लोन लेते ही इंटरेस्ट थोड़ी देना पड़ेगा, जब देना पड़ेगा तब देंगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट, क्या मैंने डेबिट क्रेडिट किया कि नहीं? एसबीआई में डेबिट हुआ, एसबीआई लोन में क्रेडिट हुआ. यस, कंप्लीट हुआ. चलो आगे बढ़ो अभी. नेक्स्ट, purchased machine for 2 lakh on 1st March from Mac and Company on EMI. Down payment made by CheckUE रुपीज 50,000. एंट्री क्या होना चाहिए इसका? मशीन अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख से. ओके, टू बैंक टू कैश. टू बैंक कितना? 50,000. और बाकी कैश में दे दिया अपन ने. कैश में ईएमआई कर रहे हैं. ये बेचारे इतने लोग, इनका इतना आवाज आता है ना, इधर वाले दबे रह जाते थे, आवाज ही नहीं आता इन लोगों का कुछ. हाँ, क्या हो रहा है इधर वालों का? जवाब दो, क्या एंट्री होना चाहिए? श्रेयस आज वरद नहीं आया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है उसकी? भरत की तबीयत ठीक है? सर दर्द हो रहा है? ठीक है. हाँ, ओम तुम ठीक हो? हाँ, थैंक गॉड. अरे मैंने अपलोड ही नहीं किया, मैं खुद की तबीयत खराब हो गई थी मेरी. करता हूँ मैं. हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ. ठीक है, टर्न बाय टर्न सबकी तबीयत खराब हो रही है. नहीं नहीं यार, बाकी लोगों का ना हो. ओके, हाँ जी बताओ. हाँ हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट या कितने से? 2 लाख से. बैंक या एसबीआई क्रेडिट 50,000 से. टू मैक एंड कंपनी 19,50,000. बाकी का ईएमआई है, पे नहीं किया अभी तक, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मैक एंड कंपनी. ठीक है, देखो
मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनो मेरी बात। जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन पढ़ते पट से जर्नल एंट्री दिमाग में आना चाहिए, कुछ तो भी एक सोच लिया। दिस इज नॉट द राइट वे, मैंने ऐसे नहीं सिखाया आपको। 1,50,000, हाँ मैंने कितना बोला? ओ सॉरी, 1,50,000, हाँ ठीक है। देखो मैंने जो आपको बताया वो ये है कि आपको ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन को देखना है। देयर इज इनफ्लो ऑफ मशीन, 2 लाख का मशीन है, भले ही मैंने 50,000 पे किए, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कुछ याद आ रहा है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्लाई करते हुए मैं पूरे 2 लाख का मशीन रिकॉग्नाइज करूंगा, ठीक है। बदले में मेरे जेब से पैसे सिर्फ 50,000 गए, लेकिन बाकी के 1.5 लाख इज माई ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स मैक एंड कंपनी। कुछ याद आ रहा है? ऐसे सोचना है हमें इसमें। ओके चलो एंट्री लिखते हैं। कहां लिखूं? आधा जर्नल प्रॉपर में और आधा कैश बुक में, परचेस बुक में। अरे परचेस बुक में आएगा ना, एसेट खरीदा तो परचेस बुक में नहीं आएगा, ठीक है। एसिड नहीं बोला उसने, एसेट बोला। चलो चलो लिखो अभी। सो पहले कैश बुक पे लिख लेते हैं। कैश बुक पे कहां लिखूं, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, पैसे जा रहे हैं, ओके। सो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं, डेट क्या है? 1 मार्च, ठीक है। यहां लिखता हूं बाय मशीनरी, कितना? 50,000। कौन से कॉलम में? एसबीआई के कॉलम में 50,000, ठीक है। मैंने एसबीआई को क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन मशीन को डेबिट किया क्या? नहीं, तो बनाना होगा मुझे मशीन अकाउंट, ठीक है। लेजर में आओ। लेजर फोलियो नंबर 5, मशीनरी अकाउंट। 1 मार्च को यहां लिख रहा हूं 2 SBI, कितना? 50,000, ठीक है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, 2 SBI 50,000। SBI ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था, ठीक है। बस मैंने वहां पे फोलियो नंबर नहीं लिखा था, फोलियो नंबर लिख देते हैं। फोलियो नंबर क्या है? 5। ओके। और इसके अलावा जर्नल प्रॉपर में मुझे एंट्री लिखना होगा 1 मार्च, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मैक एंड कंपनी, कितना? 1,50,000। being machine purchased on EMI from Mac and Company, ओके। मशीनरी का लेजर फोलियो नंबर मुझे मालूम है 5, है ना। मैक एंड कंपनी अभी तक बनाया नहीं, बनाएंगे अभी। नंबर 6 यहीं पे लिख दिया अभी। नंबर 6 में लेट्स मेक मैक एंड कंपनी अकाउंट। कुछ लिखना भूलना मत। अगर कहीं पे भी एक आधा चीज भी ध्यान हटका और आपने नहीं लिखा तो बाद में टैली नहीं होने वाला, फिर ढूंढने आपको ही वापस आना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से लिखना है अभी, ओके। चलो एंट्री कर लो यहां पे 1 मार्च
मशीन के डेबिट में टू मैक एंड कंपनी 1,50,000 और मैक एंड कंपनी के क्रेडिट में 1 मार्च बाय मशीनरी 1,50,000। कैन आई से कि ये सब कैश बुक के भी पेज नंबर 1 में था, जर्नल प्रॉपर के भी पेज नंबर 1 में था, है ना? तो फिलहाल जर्नल फोलियो में 1, हो गया? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, कुछ नहीं दिया है पेमेंट के बारे में, आगे चल के भी अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, तो वो देखते हैं बाद में आपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है? तो एनुअली भी हो सकता है, पता नहीं अभी, ठीक है? तो वो देखते हैं, वो ऑडिट ऑब्जर्वेशन में पता चलेगा अपने को, ठीक है? हाँ, एसबीआई के सामने जर्नल, हाँ यहां बोल रहे हो ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कैश बुक का भी पेज नंबर लिखना है, जर्नल प्रॉपर का भी पेज नंबर लिखना है, ठीक है? आपने ये जो लिखा है ना, दिस इज कैश बुक का पेज नंबर 1, और ये जो लिखा है दिस इज जर्नल प्रॉपर का पेज नंबर 1, ठीक है? बट दैट इज टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि वहां पे एसबीआई लिखा है तो हैज टू बी कैश बुक, और वहां पे दूसरा अकाउंट लिखा है तो हैज टू बी जर्नल प्रॉपर, ठीक है? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मशीन हो गया। ऑन अप्रैल फुल्स, सॉरी, ऑन 1 अप्रैल इन्वेस्टेड 6 लाख इन बॉन्ड्स एट रेट 15% इंटरेस्ट, मनी पेड बाई चेक हुई। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया मतलब इन्वेस्टमेंट्स, है ना? इन्वेस्टमेंट्स खरीदे अपन ने, एंट्री क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू, कैसे पेमेंट किया अपन ने? चेक से किया, तो टू बैंक एसबीआई, बराबर? चलो एंट्री पास करते हैं, कहां लिखो इसको? कैश बुक में। अब देखना ज्यादातर ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में ही लिखते हुए नजर आएंगे, ठीक है? डेट इज 1 अप्रैल, ओके? अटेंडेंस, ठीक है? तो 1 अप्रैल क्या लिखेंगे यहां पे? बाय इन्वेस्टमेंट्स, बैंक के कॉलम में 6 लाख, ये लेजर फोलियो नंबर 7 में बनाने वाले हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? मैंने बैंक में क्रेडिट यहीं पे कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डेबिट अभी तक नहीं हुआ, वो करना पड़ेगा। आ जाओ भैया, लेजर फोलियो नंबर 7 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू बैंक या एसबीआई। ऐसा मत करना कि कहीं पे एसबीआई लिख रहे हो कहीं पे बैंक लिख रहे हो, फिर ऐसा लगेगा कि दो दो अकाउंट बनाए। तो शुरू से एक ही अकाउंट बनाना, या तो एसबीआई या तो बैंक, ठीक है? 6 लाख रुपए, ठीक है? इसके आगे ना ऐसा लिखना 15% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट के डेबिट में लिखा? क्या मैंने बैंक को क्रेडिट किया? यस, बढ़ो आगे, नेक्स्ट। सैलरी टू एडमिन स्टाफ ₹40,000 पर मंथ, 50,000 per month in October, November and December. December salary was paid in Jan. All salaries were paid online, यानी बैंकिंग मोड से जा रहा है, ठीक है? अच्छा, आराम से समझने की कोशिश करेंगे इसको। इसका हम लोग शॉर्टकट एंट्री करेंगे, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है, क्या लगता है आपको? ये हर महीने का पेमेंट होता है, बराबर? तो इसका क्या एक कंबाइंड साल भर का एंट्री पास करते हैं अपन? इसका हर महीने एक एंट्री होता है, ठीक है? हर महीने क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, सिर्फ सुन लो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने के आखिरी तारीख को हम सैलरी नहीं देते, हम लोग अगले महीने के 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख ऐसा कभी तो भी सैलरी देते, होता है ऐसा?
अगर ऐसा होता है तो महीने की आखिरी तारीख को हम लोग एंट्री पास करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। ठीक है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मंथ एंड हो गया, सैलरी अक्रू हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब भी 3 तारीख 4 तारीख जब भी पे कर रहे हैं तब सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट करके कैश को या बैंक को क्रेडिट करते हैं। समझ रहे हो बात को? अब इतना सारा तामझाम हम अगर करने जाएंगे, करने को लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर हो गया, फिर हफ्ता 10 दिन इसी में लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो ना करते हुए हम लोग इसका शॉर्टकट एंट्री पास कर रहे हैं पूरे साल भर का इकट्ठा। एंट्री क्या होगा? एडमिन स्टाफ बोले तो वेजेस बोलूं क्या मैं इसे? नहीं, इसे मैं कहूंगा सैलरी। सो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। जरा कैलकुलेट करते हैं कि मैंने कितना सैलरी पे किया है। देखो ये ईयर एंड 31 दिसंबर मानना, हाँ यहां पे चाहो तो लिख के रख लो, ईयर एंड 31 ऑफ दिसंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जान में शुरू किया है, बराबर? हमने जान में शुरू किया है, ईयर एंड इज ऑन 31 ऑफ दिसंबर, बराबर? तो जरा ध्यान से सोच समझ के, क्या मैंने जान से लेकर दिसंबर तक का सैलरी पे किया है? लास्ट मंथ दिसंबर का सैलरी जान में पे हुआ है, यानी दिसंबर का सैलरी इसी साल पे नहीं हुआ। तो घूम फिर के मैंने कितने महीने का पैसा दिया? 12 महीने का दिया कि 11 महीने का? 11 महीने का। चलो कैलकुलेट करते हैं। सैलरी वैसे तो 40,000 पर मंथ है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 55,000। सोच समझ के बताओ पेमेंट कितना हुआ? मैंने पूछा पेमेंट कितना हुआ? $4,70,000। सबका सेम आंसर है? $4,70,000। क्या चीज? एसी का? कैलसी ले लो ना यहाँ से। आभा वहां पे दे दोगे इसको प्लीज, ये वो अथर को दे दो। हम्म, 4,30,000। 4,30,000 की 4,70,000? 70। चलो सब लोग कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार आराम से। कहना ऐसे कि जनवरी से लेके सितंबर तक 40,000 था, बराबर? तो 40,000 इंटू जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने? 9 मंथ्स इंटू 9, 40,000 इंटू 9, 3,60,000। फिर अक्टूबर और नवंबर का 55,000, दिसंबर का तो पे ही नहीं हुआ। सो 55,000 इंटू 2, 1,10,000, बराबर? सब मिला के कितना हो गया? 4,70,000 पे हुआ है। लेकिन और एक है 55,000 जो सिर्फ अक्रू हुआ है, पे नहीं हुआ। ठीक है, तो जो पेड है उसकी एंट्री हम लोग करेंगे कैश बुक में। आ जाओ कैश बुक में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सैलरी पेएबल। लेकिन वैसा जर्नल एंट्री नॉर्मल होता है, ऐसा हम नहीं करने वाले। हम लोग जो पेड है उसका जर्नल एंट्री कैश बुक से करेंगे, और जो अनपेड है उसका जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर से करेंगे। करेक्ट? तो लिखो कैश बुक में सब इकट्ठा एंट्री कर रहे हैं अपन, इसलिए लिखो 31 ऑफ दिसंबर। ऐसा होता नहीं है, पहले ही ध्यान में रखना, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हर महीने के एंड में हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा ही शॉर्टकट में कर लिया अपन ने। ठीक है, तो बाय सैलरी। आगे चल के एक और कंफ्यूजन आएगा आपके मन में कि सर आपने सीधा 31 दिसंबर लिख दिया, बीच में उसके बाद आप दिसंबर के बाद आप मई जून के एंट्रीज लिख रहे हो। ये भी कंफ्यूजन आएगा आपके मन में, लेकिन ये अपन शॉर्टकट में कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, सो बाय सैलरी बैंक के कॉलम में 4,70,000, लेजर फोलियो कॉलम में लिख देता हूं 8। ठीक है, मैं लेजर में आ रहा हूं अभी। लेजर में मैं फोलियो नंबर 8 में बना रहा हूं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के डेबिट में ऑन 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं टू SBI या बैंक, जो भी आप लिख रहे हो वही, 4,70,000।
ये अभी भी कैश बुक के पेज नंबर 1 में ही है, इसलिए जर्नल फोलियो में भी मैंने लिखा पेज नंबर 1। ठीक है, ओके। ये हुआ सैलरी अकाउंट। अब पेबल कितना था, 55,000, इसे कहाँ लिखूंगा, जर्नल प्रॉपर में। तो आ जाओ जर्नल प्रॉपर में, December 31, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। कितना है, 55,000। being salary to admin staff for the month of December not yet paid। ठीक है, लेजर फोलियो में सैलरी का कौन सा था, लेजर फोलियो 8, सैलरी पेबल बना लेंगे 9 में। सैलरी पेबल भी नहीं बना हुआ है, सैलरी और सैलरी पेबल सेम नहीं है, अलग अलग है। सैलरी मतलब मैं खर्चे की बात कर रहा हूं, सैलरी पेबल मतलब मैं उस एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं जिसे ये पेबल है। देयर आर 2 डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, चलो लेजर में आना पड़ेगा वापस। सैलरी अकाउंट के डेबिट में सेम डेट टू सैलरी पेबल 55,000। और जर्नल फोलियो में अभी भी पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 में ही चल रहा है अभी भी जर्नल। लेजर फोलियो नंबर 9 में मैं बना लूंगा सैलरी पेबल अकाउंट। ठीक है, सैलरी पेबल अकाउंट के क्रेडिट में 31 December बाय सैलरी 55,000। जर्नल फोलियो में अभी भी पेज नंबर 1। ये जर्नल फोलियो लेजर फोलियो की वजह से कभी भी अगर मुझे क्रॉस चेक करना है तो मुझे इजी पड़ेगा। मैंने यहां पे देखा, यहां कोई गलती नजर आई तो मैं इमीडिएटली क्रॉस चेक करने के लिए समझ जाऊंगा कि इसके जर्नल के पेज नंबर 1 में जाके चेक करना है मुझे। गेटिंग मी, दैट हेल्प्स। चलो ये हुआ, डेबिट क्रेडिट दोनों हो गए प्रॉपर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी टू सेल्स स्टाफ 30,000 per month till October, 50,000 till October, 50,000 for November and December. Employees took 2 months salary in advance, यानी अगले जैन और फेब का भी सैलरी इन्होंने एडवांस में ले लिया है। ये सब पेड है मेरे ख्याल से, है ना, ये सब कुछ पेड है। तो पूरा का पूरा एंट्री कहां आएगा, कैश बुक में। अब मुझे बताना, क्या मैंने 12 महीने का पेमेंट किया कि 14 मंथ्स का, 14 मंथ्स का, राइट। तो मैंने कितना एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज करना चाहिए, 12 महीने का कि पूरे 14 मंथ्स का। मैं प्रॉफिट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करने जाऊंगा, 12 महीने का। तो क्या मैंने एक्सपेंस 14 मंथ्स का रिकॉग्नाइज करना चाहिए, दैट्स अगेंस्ट मैचिंग, है ना। तो मैंने सिर्फ 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बाकी के 2 मंथ्स का एडवांस। भाई मैंने एडवांस दिया है, ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए, है ना। तो चलो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसे आराम से। सबसे पहली बात, अक्टूबर तक 30,000 अमाउंट देखना पड़ेगा, है ना। अक्टूबर तक 30,000 यानी 30,000 इंटू 10, 3 लाख बराबर। और नवंबर और दिसंबर का 50,000 कितना हो गया, और 1 लाख, यानी 12 महीने का सैलरी हो रहा है 4 लाख। और एडवांस कितना है, नहीं, नवंबर दिसंबर से 50,000 हो गया ना सैलरी। तो जैन फेब का कितना होगा, सैलरी बढ़ गया ना। आप नौकरी कर रहे हो, आपको अक्टूबर तक 30,000 मिल रहा था, आपको नवंबर से सैलरी रेज करके 50,000 कर दिया, तो आपका नवंबर का 50,000, दिसंबर का 50,000, आपने अगले 2 महीने का एडवांस उठाया, तो कैसा मिला होगा, 1 लाख बराबर। ठीक है, चलो कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे कैश बुक में। आ जाओ कैश बुक में सब लोग।
इसको भी 31 दिसंबर में अपन शॉर्टकट एंट्री कर रहे हैं, अपन हर महीने का एंट्री नहीं कर रहे हैं। ओके, यहां लिखेंगे बाय सैलरी, आराम से आराम से, बाय सैलरी। सैलरी तो पेज फोलियो नंबर 8 में ही है। पेमेंट कैश में हुआ कि कैसे हुआ? पेमेंट कैसे हुआ? ऑनलाइन, ठीक है, तो बैंक से हुआ है, ठीक है। फोलियो नंबर 8 में मैं लिखूंगा 4 लाख, पेमेंट हुआ है 4 लाख, बराबर है क्या? अगर किसी को कंफ्यूजन है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, 30,000 प्रति माह फॉर 10 मंथ्स, सो 30,000 इंटू 10, 3 लाख हो गया, ठीक है। नवंबर और दिसंबर कब 50,000 रुपए महीना, तो 50,000 इंटू 2, 1 लाख, तो ये दो मिला के 4 लाख का पेमेंट 12 महीने का है। और 2 महीने का पेमेंट क्या है? 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख, बट दैट इज टू बी ट्रीटेड एज एडवांस या प्रीपेड सैलरी, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या होगा? वो भी बैंक पे क्रेडिट होगा, लेकिन प्रीपेड सैलरी अकाउंट को डेबिट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रीपेड सैलरी अकाउंट, 2 साल नहीं 2 महीने, अथर्व 2 साल नहीं 2 महीने। 1 लाख, ठीक है। ओके, मैंने एंट्री क्या किया समझ में आ रहा है? मैंने सैलरी अकाउंट को किया डेबिट 4 लाख, मैंने प्रीपेड सैलरी अकाउंट को किया डेबिट 1 लाख, और मैंने एसबीआई या बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट 5 लाख। स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा? वही तो कह रहा हूं। हाँ, किस पे 3 लाख? देखो 10 महीने का 3 लाख था, बराबर 3 लाख था, लेकिन नवंबर और दिसंबर का भी तो पे किया ना? नहीं। आप सबसे पहले बताओ व्हाट इज योर ईयर? 12 महीने कौन से कहां से शुरू हो रहा है? जैन से कहां तक? दिसंबर तक। तो आपको जैन से दिसंबर तक का सैलरी रिकॉग्नाइज करना है। जैन से लेके अक्टूबर तक 30,000 था, नवंबर और दिसंबर में 50,000 हो गया, इंक्रीज हो गया। 10 महीने बाद सैलरी बढ़ा दिया गया, तो 12 महीने का सैलरी कितना हुआ? 30,000 इंटू 10, 3 लाख, प्लस नवंबर और दिसंबर का 1 लाख, बराबर। तो ये हुए 4 लाख, लेकिन अपन ने जैन और फेब का भी दे दिया, आगे के 2 महीने का, तो वो हुआ प्रीपेड। क्यों? नहीं, ठीक है, एक काम करो, आप लोगों को नौकरी लग गई, सोचो ना एक बार, मैं बोलता हूं एक चीज, आप जो बोल रहे हो वही मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताना सही है कि गलत, ठीक है। आपको नौकरी लग गई जनवरी में, आपको मैंने बोला कि 30,000 रुपए आपका सैलरी, आपने जनवरी में मेहनत की, 30,000 लेके गए, फरवरी मेहनत की, 30,000 लेके गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मेहनत की, 30,000 लेके गए। फिर बाद में आपने बोला सर सैलरी बहुत कम है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है सर। बोला अच्छा ठीक है, चल तुम्हारा सैलरी 50,000 नवंबर से, ठीक है। तो नवंबर महीने ऑनवर्ड्स मैंने आपका सैलरी बढ़ा के कर दिया 50,000। आपने नवंबर में मेहनत किया, मैंने सैलरी दे दिया। नवंबर मान लो ये 2022 चल रहा है, तो नवंबर 22 में मैंने आपको 50,000 दिया। दिसंबर 22 में आपने मेहनत किया, मैंने 50,000 दिया। अब आप मेरे पास आके बोल रहे हो सर मुझे जैन 23 और फेब 23 का सैलरी एडवांस में होना, तो मैं जैन और फेब का 30,000 के हिसाब से दूंगा क्या आपको? हाँ, तो अगर रेज हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? आगे भी वही चल कंटिन्यू होगा। सैलरी रेज का मतलब क्या हुआ? नहीं, आपको किसी मंथ में अगर सैलरी बढ़ा दिया गया तो आगे भी वही बढ़ा हुआ सैलरी मिलेगा, आगे कम क्यों होगा, है ना? अगर फॉर भी आया तो भी क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, चलो आपकी बात मान लिया, फॉर है, ठीक है, फॉर है मानते हुए क्यों आया होगा? 50,000 क्यों हुआ होगा? एवरी तो नहीं हुआ होगा, शायद कोई नया स्टाफ रखा होगा अपन ने, कुछ तो रीजन हुआ होगा जो 50,000 हुआ। तो आप ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो कि जैन फेब में वो स्टाफ निकाल दिया गया होगा? अगर वो किसी मंथ में इंक्रीज हुआ ड्यू टू एनी रीजन, नया स्टाफ आया या अपन ने बढ़ा दिया, तो वो 2 महीने के बाद क्यों हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसके बाद स्टाफ निकाल दिया या फिर से अपन ने उसको डिमोट कर दिया? ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं?
Once a change applied, normal assumption is that that change will be applicable for the future. है ना? आप ये मत assume करो कि वो कम हो जाएगा फ्यूचर में. ठीक है? जमा? Yes. Now listen to me everyone. Listen to me everyone. सब लोग ध्यान से सुनेंगे. हमें आदत होती है एक टिपिकल जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, यही बनते बनते सीए बन जाते लोग. लेकिन वो जो सब्सिडरी बुक्स बीच में आता है ना, उसके बारे में दिमाग लगाना हम लोग लगभग करते ही नहीं है. वो एक आधे बार सब्सिडरी बुक के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस किए तो किए, अदरवाइज वी नेवर एवर थिंक अबाउट इट. और बाद में जब सीए बन जाते हैं, जब सामने आता है सब्सिडरी बुक, ये दिखा दे, वो बुक दिखा 11th का सब्सिडरी बुक क्या था. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. आप मानोगे नहीं, लेकिन ये सच में होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, या आर्टिकलशिप में जाके हमें ये चीज समझ में आता है. अच्छा यार, ये भी ध्यान देना था कभी. ओके देखो मेरे आंखों के सामने हो चुका है. आई हैव सीन दिस. मेरा एक दोस्त है जो प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उसके साथ मिलने गया था, उसके केबिन में बैठा था. उसने एक बंदे को बुलाया आर्टिकलशिप, ठीक है, और उसको सिंपल ऐसे ही सिंपल वाली चीजें ले दिए लिखने के लिए. और उसने क्या किया, मतलब वो उसने आके सबमिट किया, जो गालियां पड़ी उसे, मतलब मुझे उस वक्त ऐसा फील होने लगा कि क्या हो रहा है यार, मतलब उसको तो रोना आ जाएगा. जो गालियां पड़ी, इतना इंसल्टिंग, सुपर इंसल्टिंग वे में, इतने बुरी तरह से बोला उसको, शायद रोया भी होगा उसने बाहर जाके. लड़की थी, लड़की तो वैसे भी रो देती है, ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैपेंड. और उसके बाद मैंने बोला क्या यार इतना क्यों चिल्ला दिया तूने. बोला तू देख क्या किया इसने. और मैंने जब देखा तो फिर बोला सही है यार, शायद मैं होता तो और ज्यादा गालियां मारता. यार वाहियात, दिस इज सुपर डुपर वाहियात परफॉर्मेंस इन आर्टिकलशिप. और इसी वजह से हर सीए इस बात से चिढ़ जाता है कि फाउंडेशन में सफिशिएंट नॉलेज सबको क्यों नहीं मिलता. यहां पर यू कैन नॉट ब्लेम सीए इंस्टीट्यूट. सीए इंस्टीट्यूट ने कोर्स सही रखा है. द ब्लेम इज ऑन अस, ऑल ऑफ अस. अगर हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे ही नहीं ढंग से, तो आगे चल के तो गाड़ी अटकनी ही है ना. हम लोग 11th 12th से अगर बाहर आना ही नहीं है, हमको शॉर्टकट तरीके से रट्टा मार के ही आगे बढ़ना है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं है, भाड़ में गया, तो भैया आगे चल के तो गाड़ी अटकेगी ही ना. आपको लाइफ इजी चाहिए कि लाइफ सही चाहिए, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा. इजी लाइफ, इजी मतलब इजी लाइफ से पैसा भी छोटा ही रहेगा. अगर आज तकलीफ झेलोगे, आज मेहनत करोगे, तो आगे चल के पैसा वैसा मिलेगा. गेटिंग मी? तो ये बात को ध्यान में रखो. इस क्वेश्चन से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो. हालांकि हमने सब्सिडरी बुक में ये सब चीजें ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन मैंने टेस्ट में भी देखा, और अभी भी मैं बता रहा हूं कि अभी भी हम लोग 11th 12th से बाहर नहीं आए. हम वही ख्यालों में कहीं तो भी अटके हुए हैं. बाहर आओ, अपग्रेड करो अपने आप को. आप वही लेवल पे रहोगे तो सीए नहीं बन पाओगे. अपग्रेडेशन इज नीडेड. आपको अपग्रेड करना है. ऐप वगैरह अपडेट करते हो कि नहीं? होता है. आपके गेम्स में लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. गेम्स खेलते हो, ऐसा होता है ना. अगर मैं लेवल 1 में ही रह जाऊं तो लेवल 10 से कंपीट कर पाऊंगा क्या? नहीं ना. यही चीज है, आपको अपडेट करना होता है. सीए फाउंडेशन में अपडेट होंगे, इंटर में और होंगे, फाइनल में और होंगे, तब जाके सीए बनोगे. अभी आप 11th 12th लेवल में हो, फाउंडेशन का अपडेट इज मस्ट. समझ रहे हो? तो उससे बाहर आओ, उससे बाहर आओ. 11th 12th से अपडेट करो अपने आप को. यहां पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ जर्नल और लेजर नहीं कर रहे. क्या देख रहे हो आप लोग यहां पे इस क्वेश्चन में? आप लोग सब्सिडरी बुक्स में लिख रहे हो. आप देख रहे हो कि कुछ कैश बुक में आ रहा है, कुछ जर्नल प्रॉपर में आ रहा है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे हो रही है. ये चीज में हमें सीखना है. इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमें सीखना है. जहां जहां कंफ्यूजन हो रहा है, मैं हूं, आई एम रेडी टू सेट यू. मतलब यहां पे आपको 3-3, 4-4 घंटे भी देने पड़े, आई एम रेडी टू गिव यू दैट टाइम. लेकिन सीख लो. समझ रहे हो मेरी बात को? ओके चलो, यहां पर मैंने क्या किया देखो. यहां मैंने ये क्रेडिट पे लिखा, मतलब क्या? आई हैव एक्चुअली पास्ड अ जर्नल एंट्री. क्या जर्नल एंट्री पास किया? मैंने एसबीआई को क्रेडिट तो किया, डेबिट किसको किया? यहां 2 अकाउंट दिख रहा है, एक सैलरी और एक प्रीपेड सैलरी. यानी मैंने यहां पे जर्नल एंट्री क्या पास किया? सैलरी अकाउंट को डेबिट किया 4 लाख से, प्रीपेड सैलरी को डेबिट किया 1 लाख से,
और एसबीआई को क्रेडिट किया 5 लाख से। कुछ समझे? ओके। पोस्टिंग हो गई क्या? पोस्टिंग बैंक में हो गई, बैंक में हो गई, लेकिन सैलरी और प्रीपेड सैलरी अकाउंट में नहीं हुई। तो प्रीपेड सैलरी का लेजर फोलियो नंबर लास्ट कौन सा था? ये 10 आएगा, है ना? चलो ठीक है, लेजर में आ जाते हैं अभी। लेजरात सैलरी अकाउंट तो बना हुआ है, सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं टू SBI, कैश बुक के पेज नंबर 1 में 4 लाख रुपए। ओके, और सेम डेट में टू प्रीपेड सैलरी। ओके, यहां प्रीपेड सैलरी अकाउंट का पेज नंबर नहीं लिखना है आपको, आपको जर्नल का ही पेज नंबर लिखना है। दिस इज जर्नल फोलियो, तो पेज नंबर 1, जर्नल एंट्री पेज नंबर 1 में ही है। ठीक है, 1 लाख। सॉरी, मैंने क्या लिखा? मैंने गलत लिखा, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मैंने गलत लिखा, 1 मिनट। हाँ, माई मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन क्रेडिट कर देते थे अपन, बराबर 1 लाख रुपए, माई मिस्टेक। ये प्रीपेड सैलरी नहीं बनाया मैंने, सॉरी, मेरी गलती है, बोलते बोलते मैंने ही गलती कर दिया। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, लेजर फोलियो नंबर 10, लेजर फोलियो नंबर 10, यहां पे लिखेंगे 31 दिसंबर, ठीक है, टू SBI, कितना? 1 लाख, पेज क्रमांक 1। ठीक है, क्या मैंने सैलरी के डेबिट में लिखा? हाँ। क्या मैंने प्रीपेड सैलरी डेबिट किया? क्या मैंने बैंक क्रेडिट किया? हाँ, ठीक है, बराबर डबल इफेक्ट हो गया, डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ओके, मैं यहां पे साथ ही साथ एक चीज और बताता हुआ जा रहा हूं। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं कुछ दिनों से अटेंडेंस कंटिन्यूस हो रहा है, हर रोज हो रहा है, अटेंडेंस प्रॉपरली मेंटेन्ड है, बराबर। मैंने 1, 2 या 3 दिन के बेसिस में डिसीजन लेने की जगह मैंने सोचा कि कुछ दिन तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और इतना समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम जब तक हमारा एंड हो रहा है तब तक हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जा रहे हैं, जो बेसिक्स है, बराबर। तो ये एंड में मैं अटेंडेंस रजिस्टर चेक करूंगा, और उसके बाद मैं कुछ लोगों के नाम बताऊंगा यहां पर जो लोग कंसिस्टेंटली एब्सेंट है। इफ दे डोंट हैव अ जेन्युइन रीजन, आई वोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, उनका जो होना है होने दो, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग रेगुलर हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, आई पर्सनली विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लोग क्लियर करें। लेकिन जो लोग नहीं आ रहे मेरे क्लास में, अटेंडेंस नहीं है, सर नींद आती, सर ये होता है, सर ठीक है भैया, एग्जाम में ICAI को भी वही बोलना, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। ओके, 1-2 दिन के बेसिस में जजमेंट लेना गलत हो जाता था, इसलिए मैंने वैसा नहीं किया। बीच में मैंने चिढ़ा था, मैंने बोला भी था आप लोगों को कि ऐसा ऐसा मैं एक्शन लूंगा, लेकिन वो 1-2 दिन के बेसिस में गलत हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, चलो ये हो गया सैलरी टू सेल्स स्टाफ। अगला क्या दिख रहा है? गुड्स परचेज डिटेल्स, है ना? तो फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट ऐसा दिख रहा है, बराबर। अब देखने जाओ तो वो कैश के अपन ने अलग अलग एंट्री करने चाहिए, ठीक है। जैन का अलग करना चाहिए, फेब का अलग करना चाहिए, मार्च का अलग करना चाहिए, एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अपन ने एक साथ कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। यस, ये होना चाहिए अलग अलग, मतलब जैन का जैन में होना चाहिए, फेब का फेब में होना चाहिए, ऐसा अलग अलग होना चाहिए। अपन फिलहाल के लिए एक साथ लिख दो, ठीक है। चलो टोटल ले लो सब। जैन का कैश सेल इज 45,000 प्लस कैश परचेज, सॉरी 45,000 प्लस 60,000, सब लोग टोटल लो। कितना हो गया? 9,85,000
तो हम लोग इसका इकट्ठा एंट्री पास करने वाले हैं। वैसे दिस इज कैश परचेज ऑफ गुड्स, एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो इसको परचेज बुक पे लिखूं? क्यों? ये क्रेडिट में नहीं है, कैश में है, तो ये कहां आएगा? कैश बुक में। एवरी कैश ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। तो आ जाओ कैश बुक में। कैश बुक के क्रेडिट साइड में डेट में 31 दिसंबर ही लिख देना। बाय कैश कि बाय परचेज? बाय परचेज। बाय परचेज। लेजर में परचेज अकाउंट बना है क्या? तो अगला ही होगा ना, 11। कौन से कॉलम में लिखूं? दिस इज कैश परचेज, कैश कॉलम में। एक बार क्वेश्चन में देख लेना, सारे कैश में ही थे ना? कहीं ऐसा तो नहीं लिखा था कहीं पे बैंक वगैरह? नहीं, सब कैश में था। वो आएगा, सिंस अपन ने महीने के एंड में करके रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कैश आएगा भी। अपन अभी कैश सेल की भी एंट्री करने वाले हैं, तो वो बीच में कहीं ना कहीं आना जाना में हो गया होगा एडजस्ट। सिंस अपन साल भर का एक साथ लिख रहे हैं इसलिए अपने को वैसा लग रहा है। अभी सेल की भी एंट्री आएगी, ठीक है ना? पहले तो इसका कंप्लीट कर लो। कैश परचेज आपने कैश के क्रेडिट पे तो लिख दिया, क्या आपने परचेज के डेबिट में लिखा? नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई लेजर में परचेज अकाउंट। ओके, लेजर फोलियो नंबर 11। ओके, परचेज के डेबिट में ऑन 31st ऑफ दिसंबर टू कैश 9,85,000। ये अभी भी पेज नंबर 1 ही चल रहा है कैश बुक का, बराबर। एंट्री क्या किया मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट किया ना, बराबर, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बराबर कैश बुक में? यस, हो गया। नेक्स्ट, अब कैश के तो हम लोगों ने इकट्ठा लिख लिया, लेकिन क्रेडिट के इकट्ठा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। क्रेडिट परचेज कहां आएगा? परचेज बुक में, ठीक है। मुझे इसकी भी प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए हम लोग एक एक की एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे? ऑन क्रेडिट इन जैन फ्रॉम मिस्टर गिरपड़े 40,000, है ना? तो जैन का एंट्री कहां आएगा? परचेज बुक में। आ जाओ परचेज बुक में। परचेज बुक में, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट, लेकिन इस फॉर्मेट में हम लोग कुछ कॉलम्स कम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं जरूरत मुताबिक, ठीक है। तो देखो अभी अपन फॉर्मेट अनुसार ही लिखते हुए चलेंगे। यहां लिख दो जैन, डेट तो नहीं दिया है लेकिन जैन दिया है सिर्फ, है ना। सप्लायर का नाम लिखेंगे गिरपड़े, ओके। इनवॉइस नंबर फिलहाल हमारे पास है नहीं इसलिए छोड़ दो, ठीक है। लेजर फोलियो में मैं लिखूंगा गिरपड़े अकाउंट कौन से पेज में बन रहा है, तो लेजर फोलियो नंबर 12 लिख देता हूं मैं। गिरपड़े अभी नंबर 12 में आएगा, है ना? हाँ हाँ। अब डिटेल्स में अगर कोई डिस्काउंट वगैरह रहा तो उसके लिए एक अलग कॉलम बना के हमें उसका कैलकुलेशन दिखाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल कुछ है नहीं इसलिए अपन इसको डैश कर देते हैं, ओके। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? कितने का परचेज किया अपन ने? गिरपड़े से 40,000, 40,000। तो टोटल अमाउंट इज 40,000, लेकिन उस 40,000 का यहां लिखा जाता है बाइफरकेशन कि भाई उसमें से एक्चुअल परचेज कितना है और जीएसटी कितना है, ठीक है। लेकिन जीएसटी अपने सिलेबस में है नहीं इसलिए यहां पर फिलहाल के लिए अपन डैश कर देते हैं और यहां पे इसको परचेज में ही लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में उसमें से जीएसटी का अमाउंट अलग लिख दिया जाता है, और वो भी कहां? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। फर्क क्या होता है?
सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये क्या है सर? इफ द सेल इज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, एक जगह से गुड्स गया दूसरे स्टेट में गुड्स गया तो सीजीएसटी, एक स्टेट से गुड्स गया और उसी स्टेट में सेल हुआ तो स्टेट जीएसटी, ठीक है। और आईजीएसटी कब आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, फॉर इंटरनेशनल, फॉर इंटर स्टेट सेल इट इज एक्चुअली आईजीएसटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कह के रखा है कि जो भी जीएसटी का पैसा आएगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा करेंगे। ओके, जीएसटी का जो भी पैसा आएगा दोनों स्टेट और सेंट्रल आधा आधा करेंगे। ओके, तो अगर वो इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट पे सेल, देन इन दैट केस जो भी जीएसटी का पैसा आया आधा आधा कर देंगे, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो इसमें झगड़ा होता है स्टेट्स के बीच में कि कौन क्या पैसा कलेक्ट करेगा, इसलिए वहां पर क्या करते हैं वो लोग, एक अलग जीएसटी लगाते हैं आईजीएसटी। ये पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जेब में, और आईजीएसटी का जो भी पैसा रहता है उसका भी आधा आधा किया जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जेब में रखता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे पॉलिसीज है, अलग अलग चीजें हैं जो आप लोग पढ़ोगे इंटर में जब आप लोग पढ़ोगे जीएसटी। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलता, इसके बारे में द किंग ऑफ जीएसटी विशाल भत्तर सर ही आपको अच्छे से बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। कहां लिखा मैंने? परचेज बुक में, यानी मैंने यहां पे क्या किया, मैंने जर्नल एंट्री पास किया। दिमाग में लाओ, जर्नल एंट्री परचेज बुक पे लिखते ही एक चीज अज्यूम्ड है, कॉमन है, क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, दैट इज अज्यूम। ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू गिर पड़े, कितना? 40,000। ठीक है, जर्नल एंट्री पास किया, लेजर में लिखना पड़ेगा अभी, तो लेजर में दोनों अकाउंट बनेंगे, परचेज अकाउंट भी गिर पड़े अकाउंट भी, बराबर। परचेज अकाउंट बन चुका है, लेकिन क्या मैं परचेज अकाउंट में अभी फिलहाल पोस्ट करूंगा? नहीं करूंगा, परचेज अकाउंट में पीरियोडिक टोटल पोस्ट करूंगा। लेट अस अज्यूम, सुनो मेरी बात, लेट अस अज्यूम हम लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं करते लेकिन थोड़ा सा करते हैं, हम लोग क्वार्टरली टोटल परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, चलेगा? क्वार्टरली टोटल हम लोग पीरियोडिक टोटल पोस्ट करते हैं ना, अब वो पीरियोडिक कितना पीरियोडिक, सो दैट डिपेंड्स ऑन अस। तो लेट अस अज्यूम कि हम लोग क्वार्टरली टोटल परचेज अकाउंट में लिखने वाले, तो फिलहाल लिखूंगा क्या जैन में? नहीं, मैं जैन में नहीं लिखूंगा, मैं फेब में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं मार्च में लिखूंगा, फिर मैं अप्रैल में नहीं लिखूंगा, मई में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं जून में लिखूंगा, क्वार्टरली लिखूंगा मैं। तो फिलहाल परचेज अकाउंट को मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे गिर पड़े अकाउंट में अभी के अभी लिख देना होगा। तो गिर पड़े अकाउंट में क्रेडिट साइड में जैन परचेज कितना है भाई? 40,000। भाई गिर पड़े अकाउंट को पेबल तो दिखाना ही होगा ना, पेज नंबर 1। ठीक है, जनवरी में गिर पड़े भाई साहब को 40,000 रुपए पेबल हो चुके हैं, ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, अगला गिर पड़े हो गए, फरवरी में पोर्ट दुखे से खरीदे अभी अपन ने 50,000। ठीक है, क्या होगा? फिर से परचेज बुक में लिखेंगे इसे, आ जाओ परचेज बुक में, फेब पोर्ट दुखे, इनवॉइस नंबर नहीं मालूम, लेजर फोलियो नंबर 13, डिटेल्स कुछ है नहीं, टोटल अमाउंट 50,000, जीएसटी इग्नोर्ड, इसलिए वही परचेज का अमाउंट है। इस जीएसटी को हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, जो अभी सिलेबस में नहीं इसलिए अपन देख नहीं रहे। ठीक है, लेजर परचेज अकाउंट में फरवरी में पोस्ट करूंगा क्या? नहीं, लेकिन पोर्ट दुखे में बिल्कुल पोस्ट करूंगा। लेजर फोलियो नंबर 13 पोर्ट दुखे,
ठीक है, फरवरी में पोर्ट दुखे भाई साहब को पेबल हो गए बिकॉज ऑफ परचेज 50,000। ठीक है, अगर यहां मैं सोच के देखूं ना तो मैंने डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी तक परचेज को डेबिट नहीं किया, लेकिन यही मेरा शॉर्टकट है सब्सिडियरी बुक का। सब्सिडियरी बुक के वक्त मैंने क्या कहा था, याद है? इट इज स्मार्ट अकाउंटिंग, शॉर्टकट अकाउंटिंग। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टकट इन सब्सिडियरी बुक। चलो ठीक है, ये हुआ। अगला, हाँ, जनरल फोलियो में 1, यस, मैं वो लिखना भूल गया। अभी तक पेज नंबर 1 ही चल रहा है ना। ये परचेज बुक का कौन सा पेज है? देखो, आप सिर्फ रेफरेंस दे रहे हो कि कौन से पेज नंबर में लिखा है। ये परचेज बुक का पेज नंबर 1 है। अच्छा, एक बात समझ लो, हाँ, ये यहां पर आपको लाइन से दिख रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। कैश बुक एक अलग बुक है, परचेज बुक एक अलग बुक है, सेल्स बुक अलग बुक है, जर्नल प्रॉपर अलग बुक है ना? तो जर्नल प्रॉपर का पेज 1 2 3 4, परचेज बुक का भी 1 2 3 4, सेल्स बुक का भी 1 2 3 4, कैश बुक का भी 1 2 3 4, है ना? तो ये परचेज बुक के पेज नंबर 1 में। पोर्ट दुखे हो गया। उसके बाद मार्च में कोई परचेज है क्या? नहीं, मार्च में कोई परचेज है ही नहीं। तो भैया हम तो क्वार्टरली टोटल ट्रांसफर करने वाले थे, तो रुकना पड़ेगा ना। अभी क्वार्टरली टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलो भैया आ जाओ परचेज बुक में। परचेज बुक में मार्च महीने के सामने ऐसा लिख के डैश कर दो। ठीक है, अब हम लोग ये टोटल ले लेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ Q1, व्हाट इज दिस टोटल? 90,000। ये क्या करेंगे? डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो जो डेबिट नहीं हुआ था इंडिविजुअली वो अब इकट्ठा डेबिट हो जाएगा, है ना? तो आ जाओ अभी परचेज अकाउंट में। अप्रैल का लिख लिया था वहां पे। नहीं, सिंगल सिंगल नहीं करना है, क्वार्टरली करने का डिसाइड किया था ना अपन ने। फॉन्ट साइज छोटा करके किसी तरह से टोटल लिख लो अभी, या वाइटिंग है? वाइटिंग है तो अप्रैल को मिटा दो फिलहाल, गंदा तो हो जाएगा। हाँ, परचेज बुक में नहीं हो पाएगा, उसने परचेज बुक पे गलती किया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम भागना मत। हाँ, चलो, नहीं तो एक काम करो तुम, लेकिन तुम्हारा बाकियों से अलग हो जाएगा, फिर बाकियों से अलग हो जाएगा। ऐसा करो कि 4-4 महीने के टोटल को लिखना वहां पे, लेकिन अगले इसमें ध्यान रखना क्योंकि हम लोग 3-3 महीने के हिसाब से जा रहे हैं। तुम 4-4 महीने का टोटल लिखो उसमें। ठीक है, यस। तो हम लोग लेजर में आ जाओ अभी, परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में 31 ऑफ मार्च, यहां पे लिखो टू सुंदरीज एज पर परचेज बुक 90,000। कुछ याद आ रहा है ऐसा हमने परचेज बुक पे सीखा हुआ है? वही कर रहे हो आप लोग यहां पे अभी? लेजर फोलियो 11, करेक्ट। लेजर फोलियो 11, यहां पे लिखेंगे 1, परचेज बुक का पेज नंबर 1, और परचेज बुक में लिखेंगे लेजर फोलियो 11। एक मिनट, हाँ, यहां पे लिखेंगे 11।
ओके हाँ, ये यहाँ पे मार्च लिख दिया तो उसके बाद ठीक है, वही चलेगा वो, या यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो 31st ऑफ मार्च। देखो सिर्फ मार्च तक का ही लिखे, कुछ ही एंट्रीज लिखे, लेकिन एक बार ईमानदारी से सोच के बताओ, आज तक कभी अपन ने अकाउंट्स इस तरह से देखा था क्या? पहली बार देख रहे हैं। और ये जरूरी है कि नहीं मानते हो? जरूरी है कि नहीं है? इससे बेसिक्स हमारे दिमाग में ज्यादा क्लियर हो रहा है। ओके, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, एंड तक टिके रहना, ठीक है? चलो बढ़ो आगे। इन अप्रैल कानफाड़े से 30,000 रुपीज के परचेसेस किए हुए हैं, ठीक है? आ जाओ भैया परचेस बुक में, अप्रैल मंथ। ओके, यहां तो डैश, लेजर फोलियो नंबर 14 आएगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है? 30,000 30,000। अगेन, क्या मैं परचेज अकाउंट में अभी पोस्ट करूंगा? नहीं, बट वी विल डेफिनेटली मेक नंबर 14 हियर, मिस्टर कानफाड़े अकाउंट। अप्रैल में इनको पेबल दिख जाएगा 30,000। हो गया? देन अगला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, है ना? तो मई में भी परचेज दिख रहा है मुझे, सॉरी मई में, यहां जून में दिख रहा है, मई में नहीं दिख रहा है, जून में दिख रहा है। परचेज फ्रॉम टकले 65,000, ठीक है? सो मिस्टर टकले परचेज बुक में आ जाओ। जून, मिस्टर टकले, लेजर फोलियो नंबर 15 होगा ये, 60,000 का परचेज है ना? 65,000। सो पहले तो मैं परंपरा अनुसार टकले अकाउंट में पोस्ट कर देता हूं। $15 टकले अकाउंट, जून, बाय परचेज 65,000, ठीक है? लेकिन सेकेंड क्वार्टर एंड हो गया, तो जैसे ही सेकेंड क्वार्टर एंड हुआ, मैं परचेज बुक का पीरियोडिक टोटल ले लूंगा और इसे ट्रांसफर कर दूंगा परचेज अकाउंट में। सो 31st ऑफ मार्च, टोटल ऑफ Q2, सॉरी जून, सॉरी 30 जून, हाँ 30 जून, टोटल ऑफ Q2 95,000। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है? फोलियो नंबर 11, ये टोटल से मुझे तसल्ली हो जा रही है कि हाँ भाई मैंने परचेज अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है? थर्टीएथ ऑफ जून टू सुंदरीज एज पर परचेज बुक। अभी भी पेज नंबर 1 ही चल रहा है वहां पे।
अब अपन कौन से हजारों ट्रांजैक्शंस देखने जा रहे हैं यार, इसलिए अपने पेज नंबर 1 में ही निपट जा रहे हैं सारे, ज़्यादा से ज़्यादा पेज नंबर 2 में निपटेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब पेज नंबर्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन शायद पहली बार हम लोग जर्नल फोलियो लेजर फोलियो कॉलम में कुछ लिखने जा रहे हैं, जिसमें हमेशा से अपन डैश करते आए। डैश तो छोड़ो, कॉलम ही नहीं बनाते थे अपन, याद करो 11th 12th में अपन कॉलम भी नहीं बनाते थे ये वाला। चलो 95,000, ओके। देखो जैसे ये टोटल लिख लिया, आप समझ गए कि हाँ यार परचेज भी डेबिट हो गया और रेस्पेक्टिव क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो गए, बराबर। अब इसी तरह से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट टकले भी हो गया। फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में सिर्फ एक ही परचेज दिख रहा है। अगस्त में श्रीखंडे 70,000, वेरी टेस्टी पर्सन। हाँ यार, हाँ अब यहाँ पे मुझे पता नहीं ना कहाँ पे अच्छा मिलता है। हाँ सर, हम बता देते सर, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो जल्दी। अगस्त, अगस्त में श्रीखंडे, लेजर फोलियो नंबर 16 है ना, कितने का था परचेज? 70,000। ओके, परंपरा अनुसार सबसे पहले श्रीखंडे अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। लेजर फोलियो 16 श्रीखंडे अकाउंट, ओके। अगस्त, जर्नल फोलियो में अभी भी पेज नंबर 1, ठीक है। लेकिन इसके बाद सितंबर आता है, सितंबर में भी कोई परचेज ना होने की वजह से मैं पहले सितंबर का पीरियोडिक टोटल परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 30/9 टोटल ऑफ Q3 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब फिलहाल एक ही है, इसलिए टोटल आ रहा है 70,000, ठीक है। इस टोटल को मैं पोस्ट कर दूंगा परचेज अकाउंट के डेबिट में। तीस 9 टू सुंदरीज as per purchase book। देखो as a CA you guys also will be playing the role of an auditor, है ना। ऑडिटर के बारे में ऐसा कहा जाता है भाई मैजिकली वो पकड़ लेता है यार गलतियां। कैसे पकड़ लेता है गलतियां? अब देखो यार कुछ कुछ चीजें पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न हमें समझता है, बाकियों को भले ही ना समझे। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पे परचेज अकाउंट में सिर्फ लेजर देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि क्वार्टरली पोस्टिंग हो रही है। अब मान के चलो कोई एक क्वार्टर मिसिंग है, 30 जून के बाद सीधा 31 दिसंबर दिख रहा है, 30 सितंबर गायब, तो मन में डाउट नहीं आएगा आपके? आप बोलोगे कि यार 30 सितंबर क्यों नहीं है? हाँ, तब अगर किसी ने बोला कि उस क्वार्टर में कोई परचेज ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर है तो इसका मतलब एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। समझ रहे हो बात को? फिर बोलोगे कि देख इनवॉइस कहां है, ढूंढ इसका, कुछ तो होना चाहिए था। ओके चलो भैया, तो सितंबर तक के परचेज अकाउंट में डेबिट हो गए और क्रेडिटर में क्रेडिट हो गए। आगे अक्टूबर में टिचकुले से परचेज किया 85,000 और दिसंबर में ढमाले से परचेज किया है 50,000, ठीक है। तो दोनों ही परचेज बुक में आएंगे।
लिखो परचेस बुक में अक्टूबर, टिचकुले, फोलियो नंबर 17, ठीक है। फोलियो नंबर 17 में कितना, टिचकुले से कितने का परचेस किया है? 85,000। हाँ, व्यक्ति है यार, पर्सन है वो। कोई तो भी मूवी भी आया था ना, उसमें भी था कोई तो भी। हाँ हाँ, खट्टा मीठा। नहीं, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मेरा स्टूडेंट रह चुका है, उसका सरनेम था। हाँ, श्रीखंडे भी स्टूडेंट का ही नाम है। हाँ, टकले भी। सिर्फ गिर पड़े और पोट दुखे मैंने अपने मन से डाला है, ठीक है। मतलब जब एक बार ऐसा हुआ था, श्रीखंडे सरनेम लड़की थी, उसको जब मैं मतलब टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो मैं 2 मिनट के लिए हेजिटेट कर रहा था कि मैं नाम पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। श्रीखंडे इज इट अ रियल सरनेम? मैं 2 मिनट के लिए चुप रह गया, फिर बाद में बड़े हेजिटेशन के बाद बोला श्रीखंडे। बोला यस सर। बोला श्रीखंडे है ना? बोला हाँ सर। बोला ओके। तो तब पता चला कि अच्छा ये भी सरनेम होता है। हाँ हाँ हाँ, वो याद रह गया ना। चलो, तो 85,000 कहाँ लिखा है? चा लेजरात। यस, लेजरात पोस्टा है चा। अब आदत पड़ेगी, सब लोग को आ गया मराठी अभी। हाँ हाँ, क्या? तभी तो सीखोगे, एक दो से थोड़ी समझ में आता था। टिचकुले के क्रेडिट पे लिखो अक्टूबरात। $85 था ना? कितना ना? 85,000, ठीक है। लेकिन परचेज अकाउंट में फिलहाल पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दिसंबर का परचेज था फ्रॉम धमाले कितना है यार? 50,000, ठीक है। लिखो भाई, कहाँ लिखेंगे? परचेज बुक में। धमाले लेजर फोलियो 18, 50,000। धमाले अकाउंट दिसंबर परचेज 50,000, ठीक है। यहां एक रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, इन सबको मेरा यहां पे यही इंस्ट्रक्शन है कि ये चीज आपको भी ईमानदारी से लिखना है। एंड जस्ट टू कीप अ नोट कि आप लोगों ने इसे ईमानदारी से किया है, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसका इमेज खींच के मुझे सेंड करोगे, मुझे तसल्ली होने के लिए कि आपने इसे कंप्लीट किया है, ठीक है। वैसे मॉनिटरिंग सिस्टम से मैं भी इसे जरूर देखूंगा कि आपने इसे कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, चलिए, तो ये हुआ 50,000। अब धमाले अकाउंट में पोस्ट तो कर दिया, लेकिन परचेज अकाउंट में पोस्ट अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले परचेज बुक का टोटल, सो 31st of December टोटल ऑफ Q4 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये कितना है टोटल? 135,000, ठीक है। इसे कहां लिखेंगे? 11 लेजर फोलियो 11 में। क्या है लेजर फोलियो 11? परचेज अकाउंट।
31st of December to Sundari's as per purchase book. अब जरा एक बार सोच के देखो, अगर हम लोगों ने हर एक महीने के कैश परचेजेस भी लिखे होते, इंडिविजुअली पोस्ट किया होता, क्योंकि अपन ने उसका शॉर्टकट किया है, अगर वैसे किया होता तो ये एक पेज लग जाता, एक पेज से शायद ज्यादा लग जाता, आधे पेज में नहीं होता था फिर. ठीक है, 135,000 था ना, कितना था? 135,000. अब ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ये टोटल लेने में गलती की तो क्या मैंने क्रेडिटर्स में भी गलती किया? सोच के देखो, ये 135 की जगह अगर मैंने 130 टोटल ले लिया था, परचेज बुक का टोटल लेते वक्त अगर मैंने कास्टिंग एरर किया होता तो क्या क्रेडिटर्स अकाउंट में भी गलती होती कि सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती होती? वल्ला क्या होती? क्रेडिटर्स अकाउंट एज वेल एज परचेज अकाउंट में गलती होती कि सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती होती कि सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट में गलती होती? क्या होती? सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती होती, क्रेडिटर सही होती, तुम भी सही होती. ओके, चलो भैया आगे देखो. अभी हाँ, ये हो गया क्रेडिट. अब इसी तरह से सेल ऑफ गुड्स, ये कैश वाला फिर से शॉर्टकट मान लेते हैं. ठीक है, इसका टोटल ले लो, कैश सेल्स का टोटल ले लो. कैश सेल्स का टोटल 60,000 प्लस 70,000 प्लस 105,000, 17,55,000. ओके, $17,55,000 सबका आ रहा है. अब इसको कहां लिखे? जर्नल कहां? कैश बुक. कैश बुक के डेबिट में इकट्ठा लिख रहे हैं, इसलिए 31 दिसंबर लिख देना यहां पे. टू सेल्स. अगला लेजर फोलियो कौन सा है? नंबर हाँ 19. इसको कैश के कॉलम में लिखते हैं अपन 17,55,000. ये कैश सेल है. ये हर एक महीने का अलग अलग एंट्री होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इकट्ठा लिख दे रहे हैं. ठीक है, इनफैक्ट अगर सोचने जाओ तो हर एक महीने का भी नहीं, हर एक महीने में जितने अलग अलग इनवॉइसेस बने हुए होंगे उन सब का अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हम लोग इकट्ठा कर दे रहे फिलहाल टाइम बचाने के लिए. ठीक है, सो यहां पे 17,55,000. ओके, कैश में तो डेबिट हो गया, लेकिन सेल्स में क्रेडिट नहीं हुआ. तो सेल्स में अभी करूं कि नहीं करूं? कैश सेल्स का इमीडिएटली, क्रेडिट सेल्स का पीरियोडिक टोटल. ठीक है, चलो आ जाओ फिर अभी लेजर में. सेल्स अकाउंट, लेजर फोलियो नंबर. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शुरू हो जाओ. सेल्स अकाउंट के क्रेडिटात 31 दिसंबर. देखो, मैंने शुरू में कहा था आप लोगों को एक बार तरीका देख लो, सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ो. बिल्कुल मैं आपके ऊपर ही छोड़ने वाला हूं इसे, क्योंकि सीखना आपको ही है. ठीक है, अभी समझ में आ गया किस तरह से आगे बढ़ना है? ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन. लिसन, ये तो हो गया. अब क्रेडिट सेल्स परचेस बुक पूरा अपन ने साथ में किया, तो अभी मैं सेल्स बुक आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. कर पाओगे? ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं, हम लोग अभी बाकी के सारे ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. आज घर जाके थोड़ा आपको शायद अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आज घर जाके अगर इसको कंप्लीट कर लो आप, तो मेरी बात सुनो, ये जितने ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, इसको लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम
इसको फाइनलाइज करने में आपको लगेगा, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन उतने ही है, लेकिन बिलीव मी लगभग उतना ही मेहनत कल आपको क्लोजिंग एंट्रीज और ट्रांसफर एंट्रीज पास करने में लगेगा, ओके। तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, इसलिए ट्रांजैक्शन अगर आज ही खत्म कर ले तो कल हम लोग ट्रांसफर, क्लोजिंग और फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग इसको अच्छी तरह से होमवर्क में कर पाओ। क्रेडिट सेल कर पाओगे सब लोग, पक्का, ठीक है। परचेज रिटर्न सेम प्रोसेस लगाना, क्रेडिट सेल्स में भी, परचेज रिटर्न में भी। परचेज रिटर्न बुक भी बना हुआ है, तो सेम प्रोसेस आपको परचेज रिटर्न में करना है, ठीक है। परचेज रिटर्न का सप्लायर अकाउंट में इफेक्ट जाएगा कि कस्टमर अकाउंट में इफेक्ट जाएगा? सप्लायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, परचेज रिटर्न में पीरियोडिक टोटल डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? परचेज रिटर्न है ना, क्रेडिट। अगर परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है, ओके। सेल्स रिटर्न में क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, ठीक है। तो ये बराबर करोगे सब लोग। अब 12th वाला एंट्री ध्यान से देखना, क्या है, क्या दिख रहा है वहां पे? कैरेज बिल रिसीव्ड फ्रॉम सिंह ट्रांसपोर्ट इन द मंथ ऑफ डिसंबर अमाउंटेड टू ₹30,000, ऑफ विच 10,000 was for bringing purchased goods to go down and 20,000 was for delivering goods to customer. 2/3 of this bill was paid in cash in the month of December. आराम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, सिंह ट्रांसपोर्ट से मुझे बिल मिला है 30,000 रुपए का, ये एक ही बिल है, देयर इज वन सिंगल बिल जो कि 30,000 रुपए का है, बंदा भी एक ही है, सिंह ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज क्लासिफाई करके लिखा है कि 10,000 रुपए, 30,000 में से 10,000 रुपए गुड्स को लाने के लिए है और 20,000 रुपए कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। अपना ट्रांसपोर्टर एक ही है, लाने के लिए भी, ले जाने के लिए भी, तो उसने अपने को बिल बना के दे दिया। तो इसका क्या करूं मैं, इसको कौन से अकाउंट में लिखना चाहिए मुझे? सिंह ट्रांसपोर्ट से 30,000 का बिल मिला, तो मैंने क्या एंट्री पास करनी चाहिए इसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस करके लिख दूं 30,000। वो जो मेरे को क्लासिफिकेशन करके दिया है 10,000 गुड्स लाने के लिए और 20,000 गुड्स ले जाने के लिए, कुछ करूं क्या उसको लेके? क्या करूं? इनवर्ड नहीं, पेबल तो लास्ट लाइन, वो तो बात की बात है। मैं पहले तो ये कह रहा हूं कि 30,000 का बिल दिया है और वो 30,000 के बिल में 10,000 रुपए गुड्स लाने के लिए है और 20,000 रुपए गुड्स ले जाने के लिए है, तो उसका कुछ करूं क्या मैं कि 30,000 का एक ही एंट्री पास करूं? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ऐसा लिखूं। 10,000 रुपए गुड्स को ले आने के लिए है तो मैं उसे कहूंगा कैरेज इनवर्ड, और 20,000 रुपए गुड्स ले जाने के लिए है, इसे मैं क्या कहूंगा? कैरेज आउटवर्ड। लेकिन क्यों कर रहा हो यार, बंदा तो एक ही है, बिल भी एक ही है, ऐसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दो नाम का को लिखने का यार है? क्या पर्पस क्या है? दो अलग अलग लिखने से पर्पस क्या होगा? खर्चा तो दोनों ही है, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है, तो दो अलग अलग काय को लिखूं मैं? क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है, सोच के देखना। When I am talking about carriage inward, that is part of historical cost of goods. कुछ समझ में आ रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एंड में हमें ट्रेडिंग पीएनएल में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ट्रेडिंग में क्या ले जाते हैं? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स। सो कैरेज इनवर्ड विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन कैरेज आउटवर्ड इट इज रिलेटेड टू सेल्स। क्या देखा था हमने? एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कहां जा रहा है? पीएनएल। तो एंड के इस क्लासिफिकेशन के लिए हम अभी से दो अलग अलग अकाउंट क्रिएट करेंगे। वन विल बी कैरेज इनवर्ड, द अदर विल बी कैरेज आउटवर्ड। समझे इस बात को? तो इसका एंट्री क्या होगा? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 10,000, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 20,000। लेकिन पूरा पे किया क्या अपन ने? कितना पे किया? 2/3, यानी कितना? 20,000 ही पे किए, बराबर। बाकी के 10,000 पेएबल, ठीक है। अगर पेएबल है तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा?
पेबल करके दिखाऊंगा भाई साहब, सिंक ट्रांसपोर्ट को पेबल, है ना। सो आई विल क्रिएट एन अकाउंट इन द नेम ऑफ सिंक ट्रांसपोर्ट, जिसको 10,000 रुपए पेबल है। सो एंट्री क्या हो रहा है आराम से, कैरेज इनवर्ड डेबिट 10,000, कैरेज आउटवर्ड डेबिट 20,000, कंबाइंड एंट्री। टू कैसे पे किया दिया है, क्या कैश में। सो टू कैश 20,000, टू सिंक ट्रांसपोर्ट 10,000। अब इसमें इजी करने के लिए अपन ऐसा कर लेंगे कि कैरेज इनवर्ड 10,000 है, वही पेबल मान लो, और 20,000 कैरेज आउटवर्ड है, वो पेड मान लो, ठीक है। तो आप लोग जो पेड है उसे कैश बुक पे लिखोगे, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू टू कैश, ठीक है। और जो 10,000 कैरेज इनवर्ड है उसे आप जर्नल प्रॉपर में लिखोगे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सिंक ट्रांसपोर्ट। इसको लिख लेते ना अभी कभी, इसको अभी लिख लो, हल तुम्हें बाद में कंफ्यूजन होगा। इसका भी एंट्री सीधा 31 दिसंबर को ही करते हैं अपन। सो पहले कैश बुक में आ जाओ। December, यहां लिखो बाय कैरेज आउटवर्ड। जो भी नेक्स्ट लेजर फोलियो नंबर होगा, कौन सा होगा लेजर फोलियो नेक्स्ट, 20, ठीक है। कैश में पे किया इसलिए कैश वाले कॉलम में 20,000, 2/3 इज पेड ना। नहीं बनाया क्या अपन ने वो, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे डैश रखता हूं क्योंकि अपन ने कुछ ट्रांजैक्शन स्किप करके आए हैं, तो आप लोग भर लोगे वहां पे बराबर, जो भी सीक्वेंस में कैरेज आउटवर्ड का नंबर आएगा वो, ठीक है, क्योंकि बीच में और डेटर्स वगैरह के भी अकाउंट आएंगे अभी। ओके, तो 20,000 ये किया। लेजर में कैसा लिखोगे, बना ले अभी लेजर कि बाद में आप लोग बनाओगे, पक्का बना लोगे। लेजर में आपको कैरेज आउटवर्ड लिख के बराबर उस पर पोस्ट कर देना है। वैसे अभी भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेजर फोलियो नंबर ही इधर उधर होगा ना, चलता है वो भी, कर ही लो ना, 20 कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ 20 के बाद दूसरे वाले बना लेना, चलता है उसमें भी, ठीक है। तो 20 में लिख दो अभी, हाल तुम्हें कंफ्यूजन रह जाएगा, लिख लो अभी नंबर 20 कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, यहां पे 31 दिसंबर टू कैश, कैश बुक का पेज नंबर 1, 20,000, कैश में क्रेडिट हुआ, कैरेज आउटवर्ड में डेबिट हुआ, ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे जर्नल प्रॉपर में। अरे जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर में 31 दिसंबर को ही एंट्री कर रहा हूं, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड तो हो गया, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सिंक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, 10,000। बीइंग carriage inward bill of sink transport not yet paid. प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि कैरेज इनवर्ड का अलग एंट्री होता होगा, अलग बिल होता होगा, कैरेज आउटवर्ड का अलग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी अलग अलग है तो हो सकता है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक है तो वो इतना भेदभाव नहीं करता, वो सीधा एक ही बिल दे देता है। वो डिफरेंशिएट हमें करना पड़ता है कि कौन सा परचेज करके लाने के लिए है और कौन सा सेल करके ले जाने के लिए है, ठीक है, ये हमें करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हम एंट्री पास करते हैं। हाँ एग्जाम में लिखोगे, यहां रहने दो अभी, एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो इसका पोस्टिंग, मुझे कैरेज इनवर्ड अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नंबर 21 सिंक ट्रांसपोर्ट बना देते हैं नंबर 22, ठीक है।
21 carriage inward account, 31st of December to Singh Transport. On number 22, Singh Transport by carriage inward Journal Folio 1, 10,000. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? मैंने पहले क्यों कहा था कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा? ठीक है, हकीकत में इससे 100 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस फेस करने पड़ेंगे. ओके, शायद और ज्यादा. ओके, इतने सारे ऐसे ही करने पड़ते हैं. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस जिसका फीस चार्ज करते हैं हम. जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन उतनी बड़ी फीस. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी का. हाँ, क्यों नहीं? नाम डिस्क्लोज करना तो गलत है ना एथिकली. एथिकली हम लोग किसी का नाम नहीं ले सकते. ऐसे ले भी सकते हैं, रहने दो, छोड़ो. हाँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहता हूँ ना कि एक जगह के ऑडिट किया था, वहाँ पे ऐसा निकला था, वैसा निकला था. अब मैं अगर नाम भी ले लूँ तो लिंक लगाना शुरू कर दोगे, तो रहने दो. ओके ओके, एनीवेज, तो व्हाटएवर, ये वाला भी हो गया अपना कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड. आपका होमवर्क में सेल्स, क्रेडिट सेल्स रह गया, परचेज रिटर्न रह गया, सेल्स रिटर्न रह गया. ठीक है, अच्छा, एक चीज और है. आप देख रहे हो यहाँ पे कैश परचेज रिटर्न भी है, कैश सेल्स रिटर्न भी है. तो आपने कैश परचेज का जो एंट्री किया था उसका उल्टा करोगे परचेज रिटर्न में. ठीक है, आपने परचेज का एंट्री क्या किया था? कैश परचेज में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो कैश परचेज रिटर्न का क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. सिमिलरली सेल्स का क्या किया था आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स रिटर्न का क्या करोगे? सेल्स रिटर्न टू कैश. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस 15,000 पर मंथ. ध्यान देना. ठीक है, टिल December रेंट ऑफ 12 months was already paid. Besides रेंट ऑफ 2 months was also prepaid. रेंट was paid in cash. एंट्री क्या होगी मुझे बता दो जरा एक बार. रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1,80,000. ठीक है, टू कैश कितना? 2,10,000. अरे तो फिर 30,000 कहाँ जाएगा? प्रीपेड रेंट. तो एंट्री हो रहा है रेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, टू कैश 2,10,000. करोगे बराबर? ओके, उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड टिल नवंबर टोटलिंग 37,800. नवंबर तक का ही पे किया, दिसंबर का नहीं किया. ठीक है, एंड दिसंबर का बिल 2,300 वाज नॉट येट पेड. इंडिविजुअल बिल भी दिया है. इंडिविजुअल बिल इसलिए दिया है क्योंकि अपन ने एक्चुअली इंडिविजुअल एक एक एंट्री करनी चाहिए, लेकिन अपन एक साथ ही करेंगे. तो मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? 37,800 पेड है और 2,300 अनपेड है. एंट्री क्या होगी? बोलो. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नॉट बिल, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना? 40,100 टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल. मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करने की जगह रिसीवेबल पेबल यूज करना शुरू करो. दैट गिव्स अस मोर क्लैरिटी. आउटस्टैंडिंग वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लगता है कि लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग कैन ऑल्सो बी एन एसेट. ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए रिसीवेबल पेबल बोलो, उससे क्लैरिटी रहता दिमाग में. ठीक है, चलो ठीक है, तो ये करो अभी इसको. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने से डेबिट? 40,100 टू कैश है कि बैंक है? नेट बैंकिंग. टू बैंक 37,800 टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल 2,300. बराबर?
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन से महीने में? जून, ध्यान से देखना उसको, ये एंट्री करोगे जून के महीने में। फिर पेमेंट टू सप्लायर्स और उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सारे के सारे अब कैश बुक के एंट्रीज आएंगे। अब आराम से, एनईएफटी बैंकिंग मोड से कि कैश मोड से, वही दिया रहा है, ठीक है। देखो एक एक करके, जैसे गिरपड़े एंड पोर्टुके वर पेड इन फुल वाया एनईएफटी, मतलब एनईएफटी यूज करके अपन ने पे किया है, ओके। इन द मंथ ऑफ मार्च, गिरपड़े और पोर्टुके का जो भी पेबल था वो मार्च में सेटल हुए, एनईएफटी से पे किया। कानफाड़े वॉज पेड 29,400 इन फुल सेटलमेंट, तो आपको कानफाड़े अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा व्हाट वॉज पेबल, 29,400 इन फुल सेटलमेंट, यानी जो डिफरेंस है दैट इज कैश डिस्काउंट। कर पाओगे ये सब? चलो कानफाड़े अकाउंट को देख लेते हैं अपन, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है लेजर में और देखना है कि उसको पेबल था कितना, ठीक है। ये आ गया अपन कानफाड़े अकाउंट में, इसको अप्रैल महीने में 30,000 रुपए पेबल थे, बराबर, यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, मुझे क्वेश्चन में दिया है कि हम लोगों ने अगस्त महीने में कानफाड़े को 29,400 पे किया है इन फुल सेटलमेंट, यानी कितने का डिस्काउंट? 600 रुपए का डिस्काउंट, बराबर। तो मैं इसको कहां लिखूंगा? कैश बुक पे लिखूंगा। कानफाड़े को मैं पे कर रहा हूं, सो कानफाड़े अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, उसका अकाउंट क्लोज होगा, और मैं कैश बुक में लिख रहा हूं इसे। चलो ठीक है, तो आ जाओ कैश बुक में। कैश बुक में इन द मंथ ऑफ अगस्त, सॉरी मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं, डेबिट पे लिख रहा हूं, हाँ। इन द मंथ ऑफ अगस्त, यहां पे लिखेंगे कानफाड़े, ओके। लेजर क्या था इसका? फोलियो नंबर 14, ठीक है। कैश के कॉलम में लिखूंगा 29,400 और डिस्काउंट के कॉलम में लिखूंगा 600, बराबर, ठीक है क्या? चलो अब इसको पोस्ट करना है, तो पोस्ट कहां करेंगे? सबसे पहले तो कानफाड़े अकाउंट में पोस्ट कर दो, अगस्त में सेटल हुआ है, सॉरी यहां नहीं, अगस्त में टू कैश 29,400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 600। क्या मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बनाऊंगा? यस, बिल्कुल बनाऊंगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नेक्स्ट लेजर फोलियो नंबर 23, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अगस्त महीने में यहां लिखूंगा कानफाड़े, $600। जर्नल फोलियो अभी भी वहां नहीं चल रहा है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। ये लिखेंगे क्या यहां पे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में इमीडिएटली पोस्टिंग करेंगे क्या? देख रहा हूं कोई तो टोकेगा, कोई तो टोकेगा, कोई तो कोई नहीं टोक रहा। ये यहां नहीं आएगा, ये कब आएगा? पीरियोडिक टोटल, सारे नॉमिनल अकाउंट्स जो अपन सब्सिडरी बुक पे दिख रहे हैं इनके पीरियोडिक टोटल पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे देता हूं मैं, ठीक है। उसका एनुअल टोटल लिखना, सीधा पीरियोडिक टोटल लिखने की जगह सीधा एनुअल टोटल लिखना, चलेगा? ओके, कर पाओगे? अभी कर पाओगे?
आज करो इसमें मेहनत, अच्छा खासा मेहनत करो, टाइम काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करके आओ। मतलब बेयर मिनिमम आपको 1.5 से 2 घंटे, शायद ज्यादा ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका स्पीड बहुत ही बढ़िया है तो शायद 1.5-2 घंटे में हो जाए, अदरवाइज थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एक बात मैं अभी बता रहा हूं, जब तक मैं साथ था तब तक तो ठीक था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग घर पे अकेले करोगे, है ना। तो जब अकेले करोगे तो प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट दिखाओ, नहीं तो कल टैली नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा एक कहना है सभी लोगों को, ये सब कुछ हो जाने के बाद एंड में ट्रायल बैलेंस भी बना लेना, देखना कि टैली हो रहा है कि नहीं आ रहा है। कल जब अपन क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, तो क्लास में जब कल हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला मैं पूछूंगा कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ क्या, ठीक है। वहां से शुरू करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो पहले वो कर टैली करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट, मजा आ रहा है कि ठीक है, कुछ डिफरेंट है? हाँ, अभी कहाँ मिलेगा मतलब? हाँ जी, हाँ, अच्छा अभी से फीस चाहिए, मैं क्लाइंट हो गया। ये फीस चार्ज करना शुरू कर देना अभी तुम लोग, जब क्लाइंट मिलेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी भी तुम लोग कुछ कुछ चीजें नहीं जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब ऐसे अकाउंटिंग होता है तो यू शुड नो अबाउट जीएसटी, यू शुड नो अबाउट टीडीएस, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं जो अभी तक अपने को जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक ढांचा आप लोगों को पता चल गया। एक लास्ट, विद दैट आई विल स्टॉप फॉर टुडे। लास्ट थिंग इज, अगर कोई भी बंदा सर बीमार पड़ गया, सर सो गया था, सर भूल गया था, सर एटसेट्रा एटसेट्रा करके इसे कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आई एम टेलिंग यू, आज हम ऐसे फेज में हैं कि हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ डेवलप होते जा रहे हैं। अगर बीच में कुछ भी गैप छूट गया तो आगे के क्लास में आपको तकलीफ होगी ही होगी, ठीक है। बाउंसर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगना शुरू हो जाएगा यार इतना सारा बचा है, मैं कैसे करूं, टेंशन आएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर रोज का एक्टिविटी उसी दिन आप खत्म कर लो, उसे कैरी फॉरवर्ड मत करो, ठीक है। चलो, तो विद दैट विल स्टॉप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो।